गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट को आगे की स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स। इसमें हम पहले ले रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स टू बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। हम एक सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। मान लेते हैं x, y, z be the coordinates of the particle and psi the wave displacement for wave displacement for the de Broglie waves at any instant t. The differential equation for the wave motion in 3 dimensions अगर हम लिखें तो वो हमें मिलेगी delta 2 psi by del x2 plus delta 2 psi by del y2 plus delta 2 psi by del z2 is equal to 1 upon vp square delta 2 psi by del t2। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर कि vp जो है वो वेव या फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन 1 जो है वो x, y, z और t चारों का फलन है, तो हम इसका एक सॉल्यूशन मान सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है। साई x, y, z एंड t इज इक्वल टू साई 0 x, y, z एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। मान लीजिए इस जो हमने सॉल्यूशन माना है इक्वेशन 1 का, मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, where psi 0 is the amplitude at any point and it is function of x, y, z, that is the position of r and not of time t। where जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि r जो है वो x, y, z का फंक्शन है और r को हम लिख सकते हैं r is equal to x I plus y j plus z k। अगर हम ये मानते हैं तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं साई इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, जो कि है साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 को हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा 2 साई बाय डेल t2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साई। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन 4 में हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं साई इज अ फंक्शन ऑफ r एंड t। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ये एक वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 से 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा सच रहेगा डेल्टा 2 साई बाय डेल x2 प्लस डेल्टा 2 साई बाय डेल y2 प्लस डेल्टा 2 साई बाय डेल z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वीपी स्क्वायर एंड साई। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। पर चूंकि हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू के, और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई वीपी बाय लैम्डा। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन से अगर हम ओमेगा बाय वीपी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। साथ ही साथ हम जानते हैं कि डेल्टा 2 साई बाय डेल x2 प्लस डेल्टा 2 साई बाय डेल y2 प्लस डेल्टा 2 साई बाय डेल z2 को हम डेल 2 बाय डेल x2 प्लस डेल 2 बाय डेल y2 प्लस डेल 2 बाय डेल z2 ऑफ साई भी लिख सकते हैं, और डेल 2 बाय डेल x2 प्लस डेल 2 बाय डेल y2 प्लस डेल 2 बाय डेल z2 जो है वो डेल स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको कि हम लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर 3 इक्वेशन आई है 5, 6 और 7, वहां से इक्वेशन 7 से हम लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू और इक्वेशन 6 से हम ओमेगा बाय वीपी की वैल्यू इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद इक्वेशन 5 में हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई
इज इक्वल टू -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। साइड चेंज करके हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा 2 साई प्लस 4π² लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। परंतु डी ब्रोगली इक्वेशन से हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p और उसको हम h/m भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो है अगर हमने अभी पिछली जो इक्वेशन निकाली थी इक्वेशन नंबर 8 उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 4π² h² m² v² साई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। इफ E and V आर द टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, हम ये मान लें कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी E है और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी V है, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 mv² होती है उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। 1/2 mv² इज इक्वल टू E माइनस V। इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर हम m से मल्टीप्लाई, या दूसरा हम ये कर सकते हैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m² v² इज इक्वल टू ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा और 2m E माइनस v। ये वैल्यू m² v² की हम इक्वेशन 9 जो भी हमने कैलकुलेट की थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 4π² अपॉन h² 2m E माइनस v साई इज इक्वल टू 0। या इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m h² E माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। ये जो इक्वेशन नंबर 10 हमें मिली है ये कहलाती है श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। द क्वांटिटी साई इज यूजुअली कॉल्ड वेव फंक्शन। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि h×² इज इक्वल टू होता है h/2π। तो h/2π की वैल्यू हम h×² सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 10 में। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h×² E माइनस v साई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 11। ये इक्वेशन नंबर 11 जो है ये कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। नेक्स्ट है श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। फॉर अ फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो फ्री पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू 0। ये V इज इक्वल टू 0 हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 11 में। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद इक्वेशन 11 कन्वर्ट हो जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m E अपॉन h×² साई इज इक्वल टू 0 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 12। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। अभी हमने निकाली थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन, अब हम ले रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन 3 मिली थी हमें, जहां पर हमने माना था साई इज अ फंक्शन ऑफ r एंड t इज इक्वल टू साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। उस इक्वेशन को हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओमेगा, चूंकि इक्वल टू होता है 2π न्यू, तो हम ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2π न्यू। साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। साई 0 इज अ फंक्शन ऑफ r एंड e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t को हम अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साई, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2πi न्यू एंड साई। चूंकि हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू होता है h न्यू, तो न्यू की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E अपॉन h। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास न्यू है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं E अपॉन h। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2πi E अपॉन h एंड साई। या
h अपॉन 2 पाई को अगेन जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में किया था h क्रॉस लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ई अपॉन h क्रॉस एंड साई, जहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन किया है h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाय आयोटा डेल साई बाय डेल टी, या ऊपर नीचे आयोटा को हम -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इस -1 की जगह रख दिया आयोटा स्क्वायर एच अपॉन आयोटा एंड डेल साई बाय डेल टी। ऊपर नीचे से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हम अब कर रहे हैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ई साई फ्रॉम इक्वेशन 13 इन इक्वेशन 11। इक्वेशन 1 हमें मिली थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स, 11 हमें मिली थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन डेल्टा टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन में हम ई साई की वैल्यू रख रहे हैं, तो डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको हम साइड चेंज करके लिख सकते हैं डेल्टा टू साई इज इक्वल टू, ये इधर प्लस साइन के साथ है उधर जाके माइनस आ जाएगा, माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी माइनस वी साई। इसको रीशफल करके इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इसको इधर से इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेल टू साई इसको साइड चेंज करके उधर रख लिए जाएं, वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 14। द अबाउ इक्वेशन 14 contains the time and hence it is called time dependent Schrodinger's equation। इक्वेशन 14 जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, जहाँ पर कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर है जो कि x, y और z का फंक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है। लेकिन इक्वेशन 14 के राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, जहाँ पर कि t टाइम का फंक्शन है। तो इक्वेशन 14 जो है वो टाइम, उसमें टाइम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन 14 को रीशफल करके हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी माइनस, मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 15। यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ रही है ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, ये हैमिल्टोनियन कहलाता है और ये कैपिटल H के ऊपर कैप का साइन लगा के उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। वाइल ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑपरेटेड ऑन साई गिव्स ई। इक्वेशन 15 को हम अगर उसको हैमिल्टोनियन सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हम इक्वेशन 15 को लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 16। तो ये जो इक्वेशन 16 है ये श्रोडिंजर्स की इज द श्रोडिंजर्स इक्वेशन डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ अ नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। श्रोडिंजर्स गेव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी in any electromagnetic wave. If A is the amplitude of the wave, then the energy density जो कि हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं वो a स्क्वायर के बराबर होती है। अगर वो हम a स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज द फोटोन डेंसिटी जो है वो a स्क्वायर अपॉन h न्यू के बराबर होगी, वेयर h न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। This means that the photon density is proportional to a square क्योंकि h nu जो है वो constant है। If psi is the amplitude of the matter wave at any point in space, then the number of material particles per unit volume, that is the particle density, must be proportional to psi square. Thus,
the square of the absolute value of psi, that is psi square is the measure of the particle density। और यूजुअली हम psi स्क्वायर की जगह psi स्टार psi फैक्टर काम में लेते हैं, जहां पर कि psi स्टार psi का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। Another physical interpretation of the wave function was suggested by Born। According to this, psi star जो कि हम psi square लिख प्रेजेंट करते हैं, represents the probability density of the probability of finding the particle in a volume element delta 2 जो कि dx dy और dz के प्रोडक्ट के बराबर होता है at any point is represented by p is a function of r and d tau is equal to psi rt का whole square and d tau। The function psi is sometimes called the probability amplitude for the particle of the particle।